वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले मैग्नीज और उससे आगे का। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, मिनरल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड प्रीशियस मिनरल्स, ये सब हमने देखा था। आयरन और एक मिनरल हमने खत्म किया था और हमने ये भी देखा था कि मिनरल कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं। अब हमें आज यहाँ से देखना है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक ऐसा मिनरल है जो कि ज्यादातर स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर फेरोमैग्नीज अलॉय, या फिर आयरन और मैग्नीज का मिक्स करके एक कोई नया मेटल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। या तो स्टील बनाना है या तो लोहे में मैग्नीज बना के जो एलॉय बनेगा उसका, वो मिक्स मिनरल वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर स्टील बनाने में मैग्नीज इस्तेमाल होता है तो कितना मैग्नीज इस्तेमाल होता है कितना स्टील बनाने में? तो वो रेशियो है 10:100 का। अगर आपको 1 टन स्टील, अगर 1000 किलो स्टील बनाना है तो आपको 10 kg मैग्नीज लगेगा, 1:100। उसके अलावा वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? जो पाउडर है जो कि स्विमिंग पूल में डाला जाता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। अपने आप में ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मटेरियल, रॉ मटेरियल है। इंसेक्टिसाइड, जंतुनाशक, कभी किसान के खेत में अगर कीड़े मकोड़े ने हमला कर दिया, फसल खराब होने का खतरा है, तो किसान अपने खेत में जहर डालता है जो कि कीड़े मकोड़ों को मार देता है, तो उसे कहा जाता है इंसेक्टिसाइड। उसमें मैग्नीज इस्तेमाल होता है। और पेंट्स, ये बड़े बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य जहाँ पे मैग्नीज एक्सट्रैक्ट होता है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बाकी बचा हुआ 2% बाकी राज्यों में। तो यहाँ पे मैग्नीज का खत्म होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नॉन फेरस मिनरल, मतलब ऐसे मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है। फेरस, Fe, आयरन का केमिकल नेम है, पता ही होगा आपको। यहाँ पे ना नॉन फेरस मिनरल के मामले में इंडिया का प्रोडक्शन रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारे पास मिनरल के रिजर्व्स बहुत कम है। ठीक है, कम है तो है, करेंगे मैनेज। तो कौन कौन से नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं? होते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड। अरे कॉपर, बॉक्साइट, लिंक, सॉरी, लीड, जिंक, गोल्ड, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, जैसे कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा अच्छा बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो मेटल्स के साथ, खनिजों के साथ, मेटल्स के साथ डील करती है। मिनरल मतलब है। तो यहाँ पे हम चैप्टर में कहीं सारे मिनरल्स पढ़ने वाले हैं नहीं। इस चैप्टर में हमारा फोकस है कॉपर एंड बॉक्साइट के ऊपर। तो चलिए कॉपर से स्टार्ट करते हैं। कॉपर, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। आपके घर में आपके मम्मी पापा से पूछिए, बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स, बर्तन होंगे जो कि कॉपर से बने होते हैं। तांबा, हम में से कई सारे लोग घरों में तांबे के बर्तन में मतलब पानी रखते हैं। क्यों? बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन पानी में होती है तांबे के कॉपर की वजह से, वो पानी को हेल्दी बना देती है। और वो कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मेडिकली। पर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे चिंता की बात पता है कौन सी है? इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट, मतलब बहुत ही ज्यादा कमी है हमारे पास कॉपर की। हमारे देश में ज्यादा तांबा नहीं होता, तो उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। इसकी क्वालिटी क्या है तांबे की? ये मेलेबल है, ये डक्टाइल है एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मेलेबल क्या होता है? मेलेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप अगर हथौड़े से, हैमर से पीटो, देखो टूटेगी नहीं। जिस पत्थर को आप पीटेंगे पत्थर के दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन कॉपर के दो टुकड़े नहीं होंगे। आप उसको जितना पीटोगे ना वो पतला पतला होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन थिन हो जाएगा। जैसे कि रोटी पकाते समय जब हम चपाती बनाते हैं तो यही हाल होता है। चपाती बनाते समय हम जब का आटे का गोला लेते और उस गोले को हाथ से दबाते, फिर बेलन से उसको दबाते, तो आटे का गोला टूटता नहीं, वो पतला होता चला जाता है। अब जो क्वालिटी है ना आटे के गोले की पतला होने की, उसी मेलेबिलिटी कहा जाता है। कॉपर मेलेबल होता है, तो आपको काटना पड़ेगा। हथौड़े से पीटोगे तो वो पतला होता चला जाएगा। फिर डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, आपको डक्टिलिटी समझना है। एक च्युइंगम चबाइए आप, और उस च्युइंगम को चबाने के बाद, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं च्युइंगम नहीं खाता, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी खाएं। अब खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहर तो नहीं है, कोई नशीली चीज नहीं है वो। च्युइंगम को चबाने के बाद जब अपने मुंह से बाहर निकालते हैं
अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो आसानी से टूटेगा नहीं, वो स्ट्रेच होता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, एक बारीक केबल जैसा बन जाएगा, बहुत देर के बाद टूटेगा। तो ये च्युइंगम की कैपेसिटी है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज लेता हूँ। चलिए हम हमारे पॉज से वापस आ गए। हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। अगर आप चबाएंगे, च्युइंगम को खींचेंगे तो लंबा होता चला जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो सकती है। अब उसको केबल बनाया जा सकता है, उसको खींचा जाता है, केबल के जा सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। और इन्हीं दो क्वालिटी की वजह से वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, 3 राज्य में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब मध्य प्रदेश में बालाघाट में इसकी माइंस है, राजस्थान में खेतरी में इसकी माइंस है और झारखंड में सिंहभूम में इसकी माइंस है। यहाँ पे हम हमारा कॉपर का खेल खत्म करते हैं। अब हम आते हैं बॉक्साइट। देखो, बॉक्साइट एक ऐसा मटेरियल है, मिनरल है, जहाँ जहाँ से हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब वैसे बॉक्स बहुत सारे मिनरल्स अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में हमको मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम कहाँ से लाएंगे हम? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट क्या है? हमको जमीन में से बॉक्साइट मिलता है और उस बॉक्साइट से हम एल्यूमिना निकालते हैं और उस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो क्या बॉक्साइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम? नहीं, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो जिन्हें आप जमीन से निकालोगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आपको एल्यूमिनियम मिल सकता है, लेकिन सबसे हाई क्वांटिटी में एल्यूमिनियम आपको मिलेगा बॉक्साइट से। तो इसीलिए आप मान के चलो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब बॉक्साइट बनता कैसे है? वो पत्थर जिन पत्थर में एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, जब वो पत्थर टूटते हैं तो उनके टूटने से बॉक्साइट बनता है। एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल है, बहुत सारे मेटल्स इंपॉर्टेंट है, पर एल्यूमिनियम की क्वालिटी क्या है? एल्यूमिनियम की क्वालिटी ये है कि अगर आपने एल्यूमिनियम को आयरन के साथ मिला दिया, स्टील के साथ मिला दिया, तो ये स्टील की स्ट्रेंथ ले लेगा और स्टील को हल्का बना देगा। जैसे कि अगर आपको प्लेन बनाना है, तो प्लेन बनाने के लिए आपको ऐसा मेटल चाहिए जो बहुत मजबूत हो और हल्का हो, तब वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम को स्टील के साथ मिला दिया जाए तो स्टील की स्ट्रेंथ वैसी बनी रहती है या बढ़ जाती है और लाइटनेस भी बढ़ जाती है, वो हल्का हो जाता है स्टील और मजबूत भी हो जाता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया में कहाँ का ये मेनली मिलता है? अमरकंटक प्लेटू, माइकल हिल्स एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। और लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का ओडिशा, अकॉर्डिंग टू 1617। और ओडिशा में सबसे ज्यादा कहाँ पे? पंचपटमली डिपॉजिट, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, अभी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश के नजदीक है। जितनी बॉर्डर मैच करती है इनकी, उसके वहां पे ओडिशा के साइड में। ठीक है, ये इंडिया में सबसे बड़ा डिपॉजिट मानेंगे। यहाँ पे हमारा मेटेलिक मिनरल्स खत्म होते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल, जो मेटल हार्ड नहीं होते। तो ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट है माइका, या सबसे पहला हम बोलेंगे माइका है। एक ऐसा मिनरल है मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, जो कि बहुत सारे प्लेट्स को या फिर पेपर्स जैसे आप समझ लीजिए। आप मार्केट से चीज खरीद के लाते हो और अगर आप चाहो चीज इस्तेमाल करना तो आप नाइफ से चीज को बारीक बारीक स्लाइस में काट सकते हो। तो समझ लीजिए माइका भी वैसे ही। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं माइका को, तो हम उसको एज ए शीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शीट नॉर्मल शीट नहीं होती, वो एक शीट बनती है कई सारे शीट्स मिला के। प्लाई आपने देखा है, जब आप प्लाई को देखेंगे तो उसमें, हाँ मेरे पास यहाँ पे प्लाई रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये प्लाई, जैसे मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रही है, बस ऐसा ही माइका होता है। लेकिन ये जो है प्लाई में एक एक लेयर काफी मोटी है, जो सिंगल लेयर है, जो सिंगल लेयर है प्लाई की, इतनी लेयर माइका की बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ माइका की शीट्स लगेंगी। बिल्कुल बराबर, ये बाल से भी बारीक थिननेस होती है माइका की। ऐसे कई सारे हजारों
माइका की शीट्स मिला के एक कुछ सेंटीमीटर की एक शीट बनती है, तो इतना पतला होता है वो। और आपको इसी तरह जैसे कि थोड़ा सा जूम कर लेना, माइका की फोटो खींच के उसको जूम करेगा, बहुत जूम करेंगे, कई थाउजेंड्स ऑफ गुना जूम करेंगे, तो हमको एक ब्रेड का पैकेट जैसे दिखा देगा, विदाउट कवर, विदाउट रैपर। ब्रेड के ऊपर ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ब्रेड, तो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जूम हो जाएगा। अब उसी ब्रेड के पैकेट को बहुत माइक्रोस्कोपिक बना दिया जाए, तो आपको लेयर दिखाई देगी ब्रेड्स की। बस माइका वैसा ही होता है। और इसकी कलर क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर पानी की तरह आ सकता है, पॉलीथीन जो नॉर्मल पॉलीथीन होता है उस तरह, या फिर ये ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। अब इसकी फीचर देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक को संभालता है। लो पावर लॉस, इलेक्ट्रिक बर्बाद, इलेक्ट्रिसिटी कम बर्बाद होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, मान के चलो आपके पास एक आयरन का पीस है, लोहे का टुकड़ा है, और उस लोहे के टुकड़े पे आपने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक का केबल और पावर चालू कर दी, तो लोहे का टुकड़ा इलेक्ट्रिक करंट तो आएगा, टच बिल्कुल नहीं करना है। जब पावर 1 घंटा चालू रखने के बाद अगर आपने पावर बंद कर दी, तो मुमकिन है कि वो लोहे का टुकड़ा गर्म हो चुका होगा। कैसे गर्म हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। वही चीज अगर आप माइका के साथ करोगे तो माइका गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं हो रहा मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, दैट इज लो पावर लॉस। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, अब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब आपके हाथ में अगर माइका है, अपने हाथ में माइका लेके चल रहे हैं और अचानक किसी ने आपके हाथ को माइका के ऊपर इलेक्ट्रिक का केबल चिपका दिया, कॉपर वायर लगा दिया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो क्योंकि माइका आपके हाथ के इलेक्ट्रिक कॉपर वायर के बीच में है, आपको शॉक नहीं लगेगा, दैट इज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, अचानक अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो इसमें आग नहीं लग जाती, ये संभाल लेता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को। और यही सारी क्वालिटी की वजह से वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, और इसीलिए इनडिस्पेंसेबल, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। ये इमेज दिख रहे हैं, ये आयरन इस्त्री जो होती है ना, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं घर में, ये प्रोडक्ट, ये शीट है, उसमें पाई जाती है। क्यों? बिकॉज आयरन के नीचे का हिस्सा बहुत गर्म होना चाहिए, तभी तो कपड़े आयरनिंग हो जाएगी, लेकिन जब हम उसको ऊपर से पकड़ रहे तो हमें शॉक नहीं लगना चाहिए, तो वही रोकने के लिए ये एल्यूमिनियम सॉरी माइका की शीट्स लगाई जाती है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट, बिहार, झारखंड के आसपास वाला एरिया, एंड झारखंड, ये मेजर एरियाज है। अब राजस्थान में भी अजमेर में है, और वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। मैं मैप पे आपको दिखा दूं, देखिए कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, ये है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान में अजमेर, फिर यहाँ पे मेवाड़ में भी दिखाई दे रहा है स्टार मार्क, और आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमने क्या देखा था, बॉक्साइट के बारे में देखा था। ठीक है, ये लोकेशन हो गई हमारी बॉक्साइट की। इस तरह खत्म होते हैं हमारे मेटेलिक मिनरल्स। सॉरी, मेरे खत्म हो गया था, कहाँ पे हम लोग, हमारे सारे मिनरल्स पढ़ना पूरे हो चुके हैं। अब रॉक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। रॉक मिनरल्स में क्या पढ़ना है हमें? लाइमस्टोन के बारे में पढ़ना है। लाइमस्टोन तरह से चूना होता है, चलो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, लाइमस्टोन इमेज। कहाँ ये पॉज हो गया था, अब अचानक ना ये पॉज हो गया था, कहाँ पॉज हो। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कुछ चीज इसमें से ये ऑटोमेटिकली मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई, तो कितना कट गया वो मैं बाद में देखूंगा, जो कट गया वो अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एक्स्ट्रा वीडियो करके, ठीक है, वो आप देख लेना। अब मिनरल को कंजर्व क्यों करना चाहिए हमें? देखो हमारी डेवलपमेंट मिनरल पर डिपेंड करती है, मिनरल के बिना हम शायद हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे सर्वाइव ना करे, इसलिए हमें मिनरल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से मिनरल की क्वांटिटी कितनी है? बहुत कम। जितना अर्थ क्रस्ट है ना हमारा, उस टोटल अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% मिनरल है। ये प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी डेवलपमेंट मिनरल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मिनरल टोटल अर्थ क्रस्ट का, ऑल द मिनरल्स पुट टुगेदर 1% ही आते हैं,
तीसरा, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको करोड़ों साल लगे बनने के लिए और हम कुछ 100 सालों में इनको पूरा एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो वापस करोड़ों साल का समय हमारे पास नहीं है कि मिनरल दोबारा बन जाए। इसलिए हमें जरूरी है कि मिनरल के कंजर्वेशन के बारे में हम बात करें। रिसोर्सेज आर देयरफॉर लिमिटेड। इसलिए सारे ये मैं पॉइंट 3-4 पॉइंट बता चुका हूँ। Now, a concerted effort has to be made in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner. तो अगर हमें मिनरल को बचाना है, कम से कम मिनरल को यूज करके हमारी ज्यादा से ज्यादा नीड्स को पूरी करना है, तो हमें प्लान तरीके से मिनरल यूज करना पड़ेगा और सस्टेनेबल मैनर में, मतलब हम लंबे समय तक मिनरल को यूज कर पाए, मिनरल बचे। तो उसके लिए क्या करना होगा? सस्टेनेबल तरीके से मिनरल को यूज करना है तो improved technological needs to be constantly evolved to allow the low grade ores at low cost। मतलब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम मिनरल का मैक्सिमम फायदा उठा पाए, इवन कम लो ग्रेड्स के मिनरल भी सस्ते निकाल पाए और लो ग्रेड के मिनरल से भी हमारी नीड पूरी कर पाए। जैसे कि गाड़ी है जिसको 10 हॉर्स पावर का इंजन चाहिए और 10 हॉर्स पावर का इंजन ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा, तो अगर आप वही इंजन को 2 हॉर्स पावर पे चला पाओ तो इसका नया इंजन डेवलप करना पड़ेगा जो कम पिए। अगर तो गाड़ी का ऐड है, ये कम पीता है तो कम पिए ज्यादा काम करे, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी मेटल्स की। दूसरा तरीका, मेटल जितना रिसाइकिल करेंगे उतना कम निकालना पड़ेगा, जितना कम निकालेंगे तो उतना ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा वो। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, मेटल्स को बार बार यूज करना, जहां जहां पॉसिबल है वहां बार बार यूज करना पड़ेगा। और कुछ मेटल के अदर सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे। जो काम आज हम मेटल से करते हैं क्या वो बिना मेटल के किए जा सकते हैं? बहुत सारी चीजें जो हम पहले मेटल की यूज करते थे आजकल मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे मेटल को ज्यादा समय तक एंजॉय कर सके। अब एनर्जी रिसोर्सेस, ये हमारे आखिरी तरह के मिनरल्स हैं। एनर्जी की हम बात करते हैं। हम इंसान ऐसा कौन सा काम है जो बिना एनर्जी के कर सकता है? नहीं। हमें हमारे हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे वो काम खाना पकाना हो, हीट हीट चाहिए या लाइट चाहिए, या गाड़ियों को चलाना है या मशीनों को चलाना है, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? वो हमें फ्यूल मिनरल से मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, एवं फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी को ना हम दो तरह के, जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस, पारंपरिक स्रोत, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, एंड नॉन कन्वेंशनल, अपारंपरिक स्रोत। मतलब कन्वेंशनल मतलब जो हमेशा से यूज चले आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल जिसको हम हमेशा से यूज नहीं कर रहे, हमने रिसेंटली हमारे रिसेंट पास्ट में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब एग्जांपल क्या है कन्वेंशनल का, जब हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं? लकड़ी जलाना, काउ डंग केक, गोबर के उपले। दिखाता हूँ आपको काउ डंग केक के। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, शहर में रहने वालों ने कम देखा होगा। सॉरी फिर से पॉज हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे शायद मेरे सॉफ्टवेयर के साथ। हाँ, तो मैं बताता कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आते हैं? सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, जमीन में से निकलने वाली स्टीम, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड एंड कैटल, मतलब लकड़ी जलाना और काउडंग केक जलाना। जो उपले का मैंने इमेज दिखाया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ ऑलरेडी यहीं पे। ये देखिए, ये काउडंग केक्स, उपले कहा जाता है इसको। तो ये लकड़ी जलाना और उपले जलाने से गांव के लोग अभी भी 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट, गांव के 70 जितनी एनर्जी भारत के देहातों में, भारत के गांव में लगती है, 70% एनर्जी लकड़ी जलाने से और काउडन केक जलाने से आती है, जो कि नहीं होना चाहिए। लकड़ी जलाने से क्या प्रॉब्लम होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा, हमें फॉरेस्ट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और काउडन केक्स, कोई बात नहीं, काउडन केक से थोड़ा पॉल्यूशन होगा, लेकिन काउडन के जितना एनर्जी हमें दे रहा है उससे भी ज्यादा यूजफुल होगा अगर हम उसे खाद बनाने में, जमीन को फर्टिलाइजर करने के लिए जो मैन्यूअर खाद लगता है वो बनाने में इस्तेमाल करें, तो उसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होगा काउडन केक का। एनर्जी के लिए तो कोई और नॉन कन्वेंशनल सोर्स इस्तेमाल कर लेंगे जो कि जनरली क्लीन है, लेकिन जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए काउडन ज्यादा काम आएगा, तो उसको वहां पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट एज सोर्स ऑफ एनर्जी लकड़ी का इस्तेमाल और काउडन केक के इस्तेमाल को डिस्करेज कर रही है।
अब हम देखेंगे हमारे एक एक करके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अभी हम सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करने वाले हैं, जो कि कोल। इंडिया में ना कोल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो कोल है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, सबसे ज्यादा अवेलेबल है या बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और हम इसी कोल को जला के हमारी एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं कोल जला के। अब वो बिजली हम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं और डोमेस्टिक मतलब घरों को देने के लिए भी हम वही बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी नीड्स। और कमर्शियल नीड्स, क्योंकि बिजनेस में जो एनर्जी लगती है, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को जो एनर्जी लगती है, तो ज्यादातर कोल से ही आती है। फिर आप बोलेंगे सर सोलर एनर्जी वगैरह भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, हमने स्टार्ट कर दिया है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, वो आज भी थर्मल एनर्जी ही है, कोल से ही बना के आती है। अब आपको पता है कोल कैसे बनता है? जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जैसे कि प्लांट मटेरियल, ये जब रॉक साइकिल आता चलता है, जब पुराने रॉक्स नीचे जब दबते चले जाते हैं, तो उसमें प्लांट मटेरियल भी दब जाता है। अब एक प्लांट मटेरियल है, काइंड ऑफ सैंडविच जमा हो गया है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह और जमा हो गई, और जमा होते चली जा रही है। तो धीरे धीरे जो प्लांट मटेरियल मिट्टी के नीचे दब गए, वो जमीन के और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। अब उसमें लाखों साल लगते हैं। तो ये जो प्लांट मटेरियल जो कि आगे चल के कोल में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो कितने हजार साल, कितने लाख साल जमीन में दबे हैं, और जमीन में कितने डेप्थ पे है, इस पे कोल की क्वालिटी डिपेंड करती है। कोल जमीन में जितने नीचे रहेगा, उस पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, अब नीचे से बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। इस वजह से कोल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो बेस्ट कोल आपको कहाँ मिलेगा? ज्यादा गहराई में। और जो जमीन के सरफेस के नजदीक जो कोल मिलेगा, वो कम क्वालिटी का कोल रहेगा। तो हम देखेंगे कोल के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली यहाँ पे 4 टाइप है। सबसे पहला है पीट, ये वाला सबसे पहला पीट। ये सरफेस के बहुत नजदीक होता है, ये स्वयं भी कीचड़ वाले एरिया में होता है। इसमें मॉइस्चर मतलब गीलापन बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप कार्बन कंटेंट बहुत कम, पीच में मॉइस्चर बहुत हाई, कार्बन कंटेंट कम। इसकी वजह से अगर आप एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पीट को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, देखिए पीट की इमेज भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से पीट दिखाई देता है। तो अगर आप एनर्जी के लिए पीट पे डिपेंड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी पीट से नहीं मिलेगी। तो दूसरे नंबर का कोल है लिग्नाइट। इसे भी हम लो ग्रेड बोलेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है। इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है, पर कार्बन कंटेंट पीट से थोड़ा ज्यादा होता है। इसको जला के आप हीट एनर्जी इस्तेमाल, इसकी गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हो। अरे कहाँ पे? जब ये तमिलनाडु, इसका इस्तेमाल किया भी जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लिग्नाइट टाइप के कोल की बात कर रहा हूँ। अब वो कोल जो कि बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, हजार लाखों, हजार तो नहीं, लाखों सालों से जमीन में दबा हुआ है, अब बहुत ज्यादा गर्मी झेल रहा है, वो होता है बिटुमिनस कोल। और ये सबसे ज्यादा चलता है इंडस्ट्री में। इसकी हीट ठीक ठाक बहुत अच्छी होती है, और इंडस्ट्री में जनरली थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है। अब ये एंथ्रासाइट, ये तो बॉस है, बेस्ट क्वालिटी कोल। लेकिन कई बार इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बेस्ट क्वालिटी हमें नहीं चाहिए। ट्रैफिक में से अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको फॉर्मूला वन कार किसी काम नहीं आएगी, इतनी स्पीड आप कभी ला ही नहीं पाओगे। आपको नॉर्मल जो रेगुलर कार चलती है वही चलानी पड़ेगी। सेम चीज है यहाँ पे। वही चीज अगर आप 10-20 किलोमीटर का, आपको 10-20 किलोग्राम का आपको गैस सिलेंडर उठाना है, आप उसके लिए क्रेन तो इस्तेमाल करोगे नहीं, क्रेन नहीं खरीदोगे। तो उससे तो एंथ्रासाइट बहुत हाई क्वालिटी का होता है। जनरली इतने हाई क्वालिटी का कोल हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। अब जो कोल इंडिया में है ना, तो हमने देखे 4 तरह के हैं, लेकिन 2 टाइम पीरियड है। इंडिया में कोल कब बना? तो 2 एजेस है। एक तो है गोंडवाना एज, जो कि तकरीबन 200 करोड़, 200 मिलियन, 200 करोड़ साल पुराना कोल है। आपको हाई क्वालिटी गोंडवाना लैंड। और दूसरा है 55 करोड़, 55 करोड़ साल पहले बना हुआ। तो 2 एज है। तो एक है गोंडवाना एज, जो कि 200 करोड़ साल पुरानी एज है, कुछ कोल वहां बना है। और दूसरी टर्शियरी डिपॉजिट्स,
जो कि 55 करोड़ साल पहले बने हैं। फिर गोंडवाना कोल कहाँ मिलता है? और टर्शियरी एज में बनाया गया 55 करोड़ साल पुराना कोल कहाँ मिलता है, ये उसकी भी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। मैं आपको फिर मैप में लेके जाता हूँ। ये जो मैप है ना, ये जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कोल फील्ड जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में जो बेल्ट फैला हुआ है, कोल फील्ड फैला हुआ है, ये फिर ये सेम अगेन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ इतना जो फैला हुआ है ना, ये है गोंडवाना एज में बना हुआ कोल। और यहाँ पे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, मेघालय, असम, ये वाले एरिया में जो कोल दिखाई दे रहा है, ये कोल है टर्शियरी एज में बना हुआ 55 करोड़ साल पुराना कोल। ठीक है, तो मैंने मैप पर तो दिखा दिया, अभी नाम भी पढ़ लेते हैं उन एरियाज के। The major sources resolves major resources of Gondwana coal which are metallurgical coal। जो गोंडवाना में जो कोल मिलता है ना, वो ओरिजिनल का नॉर्थ ईस्ट वाला भी ओरिजिनल ही होता है। जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ यहाँ कहीं पे हो, फिर झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, यहाँ पे मेन पाए जाते हैं। और गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, यहाँ पे पूरी मिलता है। टर्शियरी एज 55 करोड़ साल पहले वाला कोल मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे एरिया में मिलता है। तो रिमेम्बर क्या करें, मेन पॉइंट क्या याद रखना है, कोल काइंड ऑफ स्टोर होता है ये। अगर आप उसको बहुत ज्यादा हैंडलिंग करोगे ना, बार बार गाड़ियों में लोड करोगे, एक दूसरे लोकेशन में जाके अनलोड करोगे, फिर लोड करोगे, फिर अनलोड करोगे, जितना ज्यादा उसको टच करोगे ना, वो टूटता चला जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा, पाउडर बनता चला जाएगा, और उसका साइज, वॉल्यूम कम होगा, उसका वेट कम होगा। इन शॉर्ट वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा। हायर हैंडलिंग विल लीड टू हायर वेस्टेज। इंपॉर्टेंट रिसोर्स है भाई, उसको वेस्ट करोगे तो पैसों का नुकसान होगा, एनर्जी कम मिलेगी, इसलिए इसे बचा के रखना जरूरी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोल देख लिए, अब हमारा अगला टारगेट है पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम या फिर उसको मिनरल ऑयल भी बोलेंगे। नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ इंडिया आफ्टर कोल, दैट इज कोल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, व्हिच इज द सेकंड वन, पेट्रोलियम, या फिर इसको जमीन से मिलने वाला ऑयल भी आप बोल सकते हो, ये दूसरे नंबर पे आता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सेम कोल की तरह हीट जनरेशन के लिए होता है, लाइट के लिए होता है, इवन लुब्रिकेंट्स एक नई चीज है। लुब्रिकेंट्स मतलब जो मशीन आप चलाते हो ना, वो मशीन स्मूथ चलने के लिए, जैसे कि आप व्हीकल चलाते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो उसमें ऑयल डालना पड़ता है। पेट्रोल में ऑयल डालते हैं कई बार हम लोग, कई बार व्हील्स में, चेन में ऑयल डालते हैं, तो इसलिए जो टूल्स होते हैं जिनका फ्रिक्शन कम होता है, तो उसके लिए भी लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना पेट्रोलियम के शायद कभी चल नहीं पाएंगी, वहां पे पेट्रोलियम बहुत की प्रोडक्ट है। तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री नोडल बन जाती है। कौन सी इंडस्ट्री? सिंथेटिक टेक्सटाइल। हम कॉटन पहनते हैं तो कॉटन के साथ साथ आप बहुत सारे सिंथेटिक टेक्सटाइल भी आ चुके हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, इनके लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक नोडल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अभी पेट्रोल मिलता कहाँ है? पेट्रोल जनरली मिलता है टर्शियरी एज में, रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एज। अभी हमने कोल के समय बात किया, टर्शियरी एज मतलब ये वो एज थी जनरली 5,500 करोड़ साल पहले, 55 करोड़ साल पहले, नॉट 5,000, 55 करोड़ साल पहले। और ये मिलता है एंटीक्लाइंस में। अभी एंटीक्लाइंस क्या होते हैं? देखिए मैं आपको इमेज बताता हूँ एंटीक्लाइंस की। देखिए ये अर्थ है, तो ये जो डोम स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये डोज, इसी को हम एंटीक्लाइन बोलेंगे। और एंटीक्लाइन में क्या होता है, हमें मिलता है ऑयल। तो ऑयल कहाँ मिलेगा? कि ऑयल वहां पे लिक्विड की तरह होता है, जैसे कि आप बकेट डालो, यहाँ से खोदो, गड्ढा करो और बकेट से ऑयल निकाल लो, नहीं, बकेट की तरह बकेट से नहीं निकाला जाएगा। वो जो पोरस लाइमस्टोन होता है, पोरस मतलब एक ऐसा स्पंज की तरह मान लो, आप स्पंज उठाओ और एक प्लेट में थोड़ा पानी लो और उस स्पंज को पानी में डुबा दो, तो स्पंज ना बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, अब प्लेट का पानी खत्म हो जाएगा। ये तो स्पंज है। लेकिन इसी तरह का पत्थर, वो पत्थर जो अगर आप पानी में डुबाओगे ना, तो वो पत्थर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तेल उसी तरह के पत्थर में मिलता है।
तो आपको पहले वो पत्थर, पोरस पत्थर निकालना पड़ेगा। पोरस मतलब जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसकी वजह से बारीक बारीक छेद, जिससे लिक्विड अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ऐसा ही लाइमस्टोन, ऐसा पोरस लाइमस्टोन में आपको तेल एब्जॉर्ब रहता है, छुपा हुआ रहेगा, आपको देखने से दिखाई नहीं देगा। आप उसको हाथ लगाओगे, शायद आपके हाथ को तेल लग जाएगा, लेकिन आप एक बोतल में भर नहीं सकते हो। तो ऐसे पोरस लाइमस्टोन में तेल फंसा हुआ होता है। फंसा हुआ होता है तो ऊपर नीचे क्यों नहीं चला जाता है, फिर या तो ऊपर आ जाए या तो नीचे आ जाए। नहीं, अब ये पोरस लाइमस्टोन है ना, जिसने अपने अपने में तेल को एब्जॉर्ब, पेट्रोलियम को एब्जॉर्ब करके रखा है, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों नॉन पोरस रॉक्स की लेयर होती है, इसलिए वो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। होप समझ में आ गया होगा अभी। कुछ इस तरीके से चीजें होती है। अब हमेशा, ऑलवेज, यस, ऑलवेज जहां पे आपको तेल मिलेगा उसके ऊपर आपको गैस मिलेगी। ऑब्वियसली गैस हल्की होती है, तो तेल के ऊपर जहां पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल रहा है, आप बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव कर लो कि उस पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर के लेयर, जस्ट ऊपर आपको गैस भी मिलेगी, नेचुरल गैस। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे। तो ऑयल ड्रिलिंग के मैं आपको ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी मैं नॉन पोरस रॉक उसके ऊपर नीचे होते हैं, पोरस रॉक के ऊपर नीचे। अभी मिलता कहाँ पे, इसके तीन है, महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई के नजदीक, मुंबई हाई, गुजरात और असम, यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अब मुंबई हाई कौन सी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई हाई ये मेरे पीपीटी में होगा, ये देखिए, ये मुंबई यहाँ पे है। और मुंबई हाई लैंड पे नहीं है, ये अरेबियन सी में है। ये अरेबियन सी मुंबई हाई। अब गुजरात में अंकलेश्वर, इसके लिए हम वापस टेक्स्ट बुक के मैप पे जाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से गई आपका है, ऑयल, ऑयल यहाँ ये है, ये देखिए, ये है मुंबई हाई और ये है अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर है यहाँ पे। और असम, असम का दिग्बोई वाला एरिया, यहाँ पे हमको मिनरल ऑयल अच्छा खासा क्वांटिटी में मिलता है। तो मेजर मुंबई हाई, then Gujarat and Assam are the major oil producing, petroleum producing states in India. तो अंकलेश्वर गुजरात में इंपॉर्टेंट है। आसाम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है, दिग्बोई। और उसके अलावा कहाँ से, नहर, आसाम की नहरकटिया, दिग्बोई और मोरन रीजन, ये बेसिक मेजर ऑयल फील्ड्स है आसाम के। अब हम अगला देखने वाले, नेचुरल गैस। हमने देखा ना, हमेशा तेल के ऊपर में गैस दिखाई देता है। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। अगर आप तेल निकालने, पेट्रोलियम निकालने के लिए जमीन में जाओगे तो उसके पहले आपको क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, तथा नेचुरल गैस भी निकलती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसी का भी इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, गर्मी के लिए भी किया जाता है। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो ना सीएनजी पे गैसेस चलती है, इवन ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है और कुकिंग के लिए भी। मैंने सुना है कि दिल्ली में, जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं, दिल्ली में नेचुरल गैस के सिलेंडर होते हैं, बाकी गाड़ियों में सीएनजी चलता है, हमारे आसपास भी सीएनजी की गाड़ियां चलती होगी, तो वहां पे भी नेचुरल गैस इस्तेमाल होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। अब कॉम्प्रेस का मतलब है जो भी कॉम्प्रेस करना, नेचुरल गैस ही होता है वो। तो with the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution network, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, CNG, and cooking fuel, PNG at homes. अब धीरे धीरे इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होता है वो सीएनजी, और घर में जो इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है पीएनजी। लेकिन याद रखो, लिमिटेड स्टॉक है, अनलिमिटेड नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल ही है। India's major gas reserves are found in Mumbai High, जो अभी दिखा है ना, अरेबियन सी में है, and allied fields along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin, तो गुजरात के पास का ये है। Along the east coast, कुछ ईस्ट कोस्ट, ईस्ट में भी मिलते हैं। न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, अच्छा गुड न्यूज है, have been discovered in कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब गैस के नए रिजर्व्स कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी देखने को मिले हैं। Now the first 1700 kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline constructed by
GAIL linked Mumbai High and Brazil gas field with the various fertilizer power industrial complexes in western northern India। मतलब एक पाइपलाइन बनाई गई है जो हमने यहाँ पे देखे। देखो यहाँ से जो भी ऑयल निकल रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग एरिया में जा रहा है, क्योंकि वो गैस है तो वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, जिसमें बहुत कम खर्चा आता है। और इसी गैस पाइपलाइन की वजह से बहुत सारे एरिया में वो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है जो कि गैस पे एनर्जी पर डिपेंड करती है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो हमने यहीं पे देखिए, कौन से 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई है मुंबई हाई से बसीन तक, और मेनली फर्टिलाइजर के लिए काम आती है, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दिस आर्टरी प्रोवाइड, आर्टरी मतलब जिसमें से खून बहता है बॉडी में, वो आर्टरी जिसमें से खून बहता है, तो इसको भी हम आर्टरी ही बोलेंगे। इम्पेटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट, तो इसी गैस मार्केट, ये जो पाइप है ना, इसने इंडियन गैस मार्केट को काफी बूस्ट दिया है। The overall India's gas infrastructure expanded over 10 times, 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एंड इज एक्सपेक्टेड टू सून रीच 34,000। मतलब गैस की पाइपलाइन हमारे पास लगातार बढ़ती जा रही है, 1700 किलोमीटर से वो 18,500 किलोमीटर हो गई है, और जल्दी ही वो 34,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन इंडिया में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा गैस का भी पूरा होता है। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच इज अगेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी काम की चीज है कि किसी देश के डेवलपमेंट को मेजर करते हुए, विच इज इंडिकेटर टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जिस देश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना हाई है, हम उसको उतना डेवलप देश मानते हैं। ये क्वालिटी है इसकी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो फॉसिल फ्यूल जला के, जो कि नॉट वेरी क्लीन मेथड, और दूसरा है पानी से। कुछ और भी तरीके हैं, और जो है ना वो नॉन कन्वेंशनल है, उसके बारे में हम नॉन कन्वेंशनल में बात करेंगे। तो कैसा होता है, एक डैम बना लिया जाता है, डैम से पानी को रिलीज करते हैं, और उस जब डैम से पानी रिलीज होता है तो उस पानी के फोर्स से टरबाइन घुमाई जाती है, जिस टरबाइन से बिजली बनती है, और ये रेगुलर प्रोसेस है। ये क्लीन एनर्जी है, ये कन्वेंशनल है लेकिन क्लीन एनर्जी है बिजली बनाने के लिए। आपको बिजली बनाने के लिए करना क्या है, आपको टरबाइन घुमाना है। अब टरबाइन आप किस तरह से घुमाओगे, उससे बिजली बनेगी। तो अगर आप पानी से घुमा रहे हो तो बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, डैम के अपने डिसएडवांटेजेस है, वो अलग मैटर है। लेकिन कई बार हम कोल जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, और उससे हीट जनरेट करते हैं, और पानी की भाप बनती है, और उस भाप से हम टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। तो कोल जलाने से जो बिजली बन रही है उसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ये दो तरीके से बिजली बनती है। लेकिन कोल जलाने से पोल्यूशन भी तो हो रहा है ना। आपको अल्टीमेटली ना टरबाइन घुमानी है, तो या तो आप पानी से घुमाओ या तो स्टीम से घुमाओ, बिजली वैसी ही बनेगी। लेकिन स्टीम बनाने के लिए हमको कोल जलाना पड़ रहा है, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ रहा है, जिससे पोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वेंशनल तरीके से बनाई जाती है, तो उसमें जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर जनरेशन, वो कंपैरेटिवली क्लीन है। डैम से जो बिजली बनाई जाती है पानी से, हालांकि डैम के डिसएडवांटेज वो अलग अलग टॉपिक है। लेकिन जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, जो कोल जलाने से, नेचुरल गैस जलाने से मिलती है, ये ज्यादा हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज इससे पोल्यूशन निकलता है। तो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस यहाँ पे खत्म होते हैं। हम अगले पीरियड में देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और अगले पीरियड में डेफिनेटली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है। Till then, thank you and God bless you all.